हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश। स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय में जो बाल वाटिका कक्षाओं में एडमिशन होते हैं उनके बारे में, आज का ये वीडियो उसी से संबंधित है। इस वीडियो में हम आपको बाल वाटिका कक्षाओं में जो एडमिशन होते हैं उनमें लगने वाले जो दस्तावेज हैं यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं, कहाँ बनते हैं और कैसे उनको आपको बनवाना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में शामिल है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि उसको कैसे आपको बनवाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका कक्षाओं में एडमिशन कराने के लिए 2024-25 सत्र में, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको पता नहीं हो कि बाल वाटिका कक्षाएं क्या होती हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में पहले कक्षा 1 से एडमिशन होता था। अब जो है बाल वाटिका कक्षाओं से एडमिशन होना शुरू हो गया है। बाल वाटिका यानी कि नर्सरी, केजी, प्री प्राइमरी, जो छोटी क्लासेस होती हैं इनको बाल वाटिका का नाम दिया गया है केंद्रीय विद्यालय में। तो चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और इसका क्या यूज है केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका एडमिशन में। तो दोस्तों, सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका में एडमिशन के लिए, वो होता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। जैसा कि आपके सामने ये ओपन है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके का फॉर्मेट होता है। बहुत सारे माता पिता के पास जो हॉस्पिटल से मिला हुआ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो होता है, तो उसको अब वैलिड नहीं माना जाता है। उसके आधार पर ये वाला बनता है बर्थ सर्टिफिकेट। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करके बनवा सकते हैं या फिर आपके जान पहचान में जो सीएचसी वाले हैं वो इसको बनवा कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बनवा कर पहले ही रख लेना है। जब भी एडमिशन स्टार्ट हो तो इसको आपको वहाँ पर लगाना होता है, इसको अपलोड भी करना होता है अगर ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, और अगर ऑफलाइन भी प्रक्रिया चल रही है तो इसका फोटोकॉपी आपको लगाना होता है। तो ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो है एडमिशन की प्रोसेस आपके बच्चे की स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसको आप जरूर बनवा कर रखें, इसमें कोई भी एक्सक्यूज ना करें। दोस्तों, हमारा पहले से वीडियो बनाकर बताने का यही एक उद्देश्य होता है, ताकि आप पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें। जब भी एडमिशन स्टार्ट हो तो आप फॉर्म वगैरह अच्छे से भर सकें, ताकि डॉक्यूमेंट के लिए रश आपको ना करना पड़े। तो इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बच्चे का ये फॉर्मेट है, सैंपल के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। तो आप इससे जो है रेफरेंस ले सकते हैं और देख सकते हैं कि ये किस तरीके का बनता है। ये उत्तर प्रदेश का है, ऐसे ही सारे स्टेट का बनता है, क्योंकि ये जो है ये एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बनता है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से बनता है, तो इसी तरीके का फॉर्मेट हर स्टेट का रहता है। तो आप इसको जो है वहां से बनवा सकते हैं, इस तरीके का बनता है। अब चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे। जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो सर्विस सर्टिफिकेट होता है। तो जो सर्विस सर्टिफिकेट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्विस सर्टिफिकेट होता है ये उन बच्चों के लिए लगता है जिन बच्चे के माता या पिता सरकारी कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केंद्रीय सरकार के अगर कर्मचारी हैं, तो अगर वो प्रायोरिटी कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय विद्यालय में जो बाल वाटिका एडमिशन होते हैं उनमें भी प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से एडमिशन होता है। पहली प्राथमिकता, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस पर मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। इसके पहले वाली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, और इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी कैटेगरी को समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा केंद्रीय विद्यालय का एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, सर्विस सर्टिफिकेट उन बच्चों को देना होता है जिनके माता या पिता सरकारी नौकरी में है। जिस भी बच्चे का एडमिशन उनके माता पिता के नौकरी के आधार पर हो रहा है उनको ये देना होता है। तो दोस्तों, ये सर्विस सर्टिफिकेट माता या पिता, अगर बच्चे के माता जो है वो सरकारी नौकरी करती हैं तो वो उनके नाम से बनेगा, अगर बच्चे के पिता सरकारी नौकरी करते हैं तो उनके नाम से बनेगा। अगर दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो जिनकी नौकरी के आधार पर बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो रहा है तो वो उनका लगेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, देखिए जैसे कि बच्चे के पिता जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे कि बच्चे के पिता जो है वो रेलवे में नौकरी करते हैं, ठीक है, और बच्चे की जो माता है वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में टीचर हैं। तो अब दोस्तों, प्रायोरिटी के हिसाब से पहली प्राथमिकता अगर बच्चे को चाहिए तो वो अपने पिता के नौकरी के आधार पर केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरेगा, तो उसको सबसे पहली प्राथमिकता मिलेगी, सबसे पहली प्रायोरिटी। और अगर माता के नौकरी के आधार पर
वो अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। बच्चा अगर फॉर्म भरता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए तो उसको तीसरी प्राथमिकता मिलेगी, ठीक। तो इसमें फायदा कौन सा है, बच्चा अपने पिता के नौकरी के आधार पर फर्स्ट प्रायोरिटी में फॉर्म भरे ताकि उसका एडमिशन पहले हो। तो इसलिए ये जरूरी होता है। अब जिसके बच्चे कोई बच्चा है जिसके माता या पिता कोई एक सरकारी नौकरी में है, तब तो उसको उन्हीं के आधार पर भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ये सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है। ये केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए है। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है, ये आपको बनवाना होता है और इसको जो है वेरीफाई करेंगे जो आपके कार्यालय के अध्यक्ष हैं, यानी कि जो ऑफिस के हेड हैं, उनका नाम वगैरह डिजिग्नेशन और स्टैम्प वगैरह लगा के इसको वेरीफाई करना होता है। यहाँ पर सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। इस तरीके से जो आपके ऑफिस हेड हैं वो इसको बनाकर दे सकते हैं। सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर बच्चे के माता या पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और उसके आधार पर बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो रहा है, तो दोस्तों उसके लिए भी इस तरीके का सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। इसमें भी जो उनके ऑफिस के हेड हैं, कार्यालय के अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह और उनका सिग्नेचर स्टैंप वगैरह लगा के ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो दोस्तों ये देना ही होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर प्रायोरिटी कैटेगरी बच्चे की लग रही है तो। और दोस्तों दूसरा, एक स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र, नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कितने हुए हैं। जो सरकारी नौकरी में होते हैं, ज्यादातर नौकरियों में जो है वो ट्रांसफर्स का सीन होता है कि बच्चे के माता या पिता उनका जो है ट्रांसफर होता रहता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफर्स का जो है सर्टिफिकेट है। अब दोस्तों यहाँ पर एडमिशन के लिए एक और क्राइटेरिया है कि जिन माता या पिता के पिछले 7 साल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफर हुए होंगे उसके आधार पे भी प्रायोरिटी मिलती है। अब सपोज दैट एक बच्चे के पिता जो है वो रेलवे में काम करते हैं, ठीक है, उसने फॉर्म भरा है कैटेगरी 1 में, और एक दूसरा बच्चा है उसके भी पिता जो है वो रेलवे में काम करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उसने भी फॉर्म भरा है कैटेगरी 1 में, और दोनों की जो कास्ट कैटेगरी है, मान लीजिए दोनों ओबीसी हैं, वो भी सेम है, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले किसको एडमिशन देना है और किसको नहीं देना है। तो दोस्तों वहां पर डिसाइड करने के लिए वहां पर ये क्राइटेरिया और देखा जाता है कि पिछले 7 साल में दोनों में से किसके माता या पिता जिसके आधार पर वो एडमिशन ले रहे हैं प्रायोरिटी 1 में, वो किसके नंबर ऑफ ट्रांसफर ज्यादा हुए हैं। तो जिन बच्चे के माता पिता के पिछले 7 साल में नंबर ऑफ ट्रांसफर ज्यादा हुए रहेंगे उस बच्चे को पहली प्राथमिकता दे दी जाएगी। तो इसीलिए ये पिछले 7 साल में बच्चे के माता या पिता जिसके आधार पर एडमिशन लेना है, कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर हुए हैं वो यहाँ पर पूरा मेंशन करना होता है और ये वेरीफाई कराना होता है। वहीं जो बच्चे के माता पिता के ऑफिस के हेड हैं वही इसको जो है वो वेरीफाई करके देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है और यहाँ पर आपको पिछले 7 साल में कितनी बार ट्रांसफर हुए हैं, कहाँ से कहाँ हुआ है, कब ज्वाइनिंग हुआ, कब रिलीज हुए, ये कितने मंथ तक ठहरे थे, ये सारा यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। ट्रांसफर नंबर और नंबर ये यहाँ पर आपको पूरा मेंशन करना होता है। इस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों को देना होता है। और अगर बच्चे के माता पिता का एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ है पिछले 7 सालों में तो यहाँ पर 0 लिख के तब भी इसको बनवा कर देना होता है, ठीक है, और इसको देना ही होता है। तो ये हो गई ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात। अब आगे बढ़ते हैं और एक सर्टिफिकेट यहाँ पर और है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस। तो दोस्तों आपने सुना होगा, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि आरटी कैटेगरी के तहत एडमिशन होते हैं उन बच्चों के जिन बच्चों के माता या पिता सरकारी नौकरी में नहीं है। बहुत ही अच्छा चांस होता है प्रत्येक केंद्रीय विद्यालयों में जो एंट्री लेवल क्लासेस हैं उनमें 25% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं आरटीई एडमिशन के लिए, जिनमें सरकारी माता पिता के बच्चों का कोई रोल नहीं होता है, वो आम पब्लिक के लिए होता है। 25%, अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर क्लास 1 में एडमिशन के लिए टोटल 40 सीटें हैं तो 40 का 25% 10 होता है। तो 40 में से 10 सीटें जो होती हैं वो आरटीई कैटेगरी के लिए होती हैं। आरटीई का एक क्राइटेरिया है कि बच्चा डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए और जो उसके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी हो, अगर बच्चा शहरी क्षेत्र का है तो 5 किलोमीटर के रेडियल रेंज में होनी चाहिए, और बच्चा अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर रेडियल रेंज में होनी चाहिए।
उसी दूरी को यहाँ पर बताने के लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस का सर्टिफिकेट, जो कि माता या पिता को जो है वो डिक्लेयर करके देना होता है कि जो रेडियल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस है वो इतने किलोमीटर है। तो दोस्तों इसको आप सही सही बना कर दें, क्योंकि ये क्रॉस वेरीफाई भी हो सकता है केंद्रीय विद्यालय समिति के द्वारा या फिर उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। जब भी आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाता है कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है या नहीं। अगर आपने गलत जानकारी दी है तो आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि जानकारी सही दें। तो ये बात हो गई दोस्तों आरटीई एडमिशन में जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया है और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट के बारे में। अब कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जिनकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो लो इनकम ग्रुप यानी कि आय प्रमाण पत्र आपको देना होता है 1 लाख से नीचे। ये हर राज्य में अलग अलग लो इनकम का क्राइटेरिया है, आप अपने स्टेट में पता कर लीजिएगा। आपकी स्टेट में जो लो इनकम का क्राइटेरिया है उससे कम इनकम का इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप लो इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो इसका भी एडवांटेज मिलता है। और इसी तरीके से बीपीएल, अगर आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बीपीएल सर्टिफिकेट आपको देना होता है, ये आपको अपने यहाँ से बनवाना होगा। और इसी तरीके से अगर आप जो है डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको उससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है, ठीक है। और रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर आप जो है कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसमें आपका रेजिडेंस हो, जो कि वैलिड हो। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे का पासपोर्ट, बच्चे के माता या पिता का पासपोर्ट, और ड्राइविंग लाइसेंस बच्चे के माता या पिता का, इस तरीके का आप जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो, राशन कार्ड में अगर आपका एड्रेस मेंशन हो, तो इस तरीके से आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। और दोस्तों मैंने कास्ट कैटेगरी का आपको बता दिया कि कास्ट कैटेगरी अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देने होते हैं। ये सभी बाल वाटिका एडमिशन में सर्टिफिकेट जो है वो लगते हैं। और इसी तरीके से बच्चा अगर दिव्यांग है दुर्भाग्यवश, तो उसको दिव्यांग का सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें उसकी सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं और वो वैलिड होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात थी सर्टिफिकेट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखा दिए कैसे बनता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद दिला दूं कि जो बाल वाटिका एडमिशन होते हैं इसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडमिशन नहीं होता है, इसलिए उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि वो एडमिशन बाल वाटिका में होते ही नहीं हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी। दोस्तों हमारा एक प्रयास है कि देश के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे स्कूल में मिले। पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश, ये हमारा मोटिव है। इसमें आप हमारा साथ दें, आपसे निवेदन है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, ताकि लोगों को जानकारी हो कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कम पैसों में पढ़ा सकते हैं और उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ताकि उनके बच्चे का भविष्य और देश का भविष्य बन सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल पे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब तुरंत के तुरंत दिया जाएगा दोस्तों, ये हमारा आपसे वादा है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपके सामने ये जो 4 वीडियोस दिख रही हैं ये भी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप इन पर क्लिक करें, ये वीडियोस ऑटोमेटिक आपके सामने प्ले हो जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियोस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप इनको भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।